चलो, क्वेश्चन नंबर 3 असाइनमेंट प्रॉब्लम का थोड़ा सा सम रिवाइज कर रहे थे कि इस पे क्या था। इसमें सिचुएशन ऐसे दिया था कि कंपनी के अलग अलग जगह पे 5 स्टोर्स है। डायरेक्ट वो मैट्रिक्स में आ जाओ। 5 स्टोर्स है S1 से लेके S5, ठीक है, और 5 मैनेजर है A से लेके E। और जो मैट्रिक्स दिया है ना वो डिस्टेंस इन किलोमीटर्स रेसिडेंस टू स्टोर उसका डिस्टेंस दिया हुआ है। अब कंपनी का पॉलिसी ऐसा है कि ये जो मैनेजर्स है ना ये लोग जो ट्रैवल करेंगे ऑफिस आने के लिए तो उसका कार का रीइंबर्समेंट ऑफिस वाले प्रोवाइड करें। तो ऑफिस का पर्पज ये है कि जितना कम ट्रैवलिंग होगा उतना रीइंबर्समेंट कम आएगा। ठीक है, तो अपने को ये वैसे असाइन करना है कि ओवरऑल जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है वो मिनिमाइज। ठीक है, तो मिनिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है और क्योंकि टाइम दिया हुआ है और उसको मिनिमाइज करना है। ठीक है, और 5x5 का मैट्रिक्स भी दिया है। तो दोनों कंडीशन जो है वो अपना सेटिस्फाई हो रहा है असाइनमेंट का। अपन रेगुलर बेसिस हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो अपन पहले ए से लेके ई को S1 से लेके S5 असाइन करें। टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है वो चेक करेंगे, कितना रीइंबर्समेंट आ रहा है वो अपन कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद में ये हो गया पॉइंट नंबर ए वाले का आंसर। ए वाला यानी कि जो टेबल के ऊपर ए और बी जो दिया है वो ए वाले का आंसर होगा ये वाला। उसके बाद बी वाले में वो बोल रहा है कि ये जब भी अच्छे से चल रहा था तो भी मैनेजर ए वो स्टोर को रिक्वेस्ट करता है कि उसके घर से सबसे नजदीक S1 स्टोर है। ठीक है, जो 4 किलोमीटर पे। तो बोल रहे कि मेडिकली उसको बोला गया है कि ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कवर मत कर। तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे S1 स्टोर दे दे। अगर उसको S1 दे दिया तो ए वाला रो और S1 वाला कॉलम ये असाइन हो चुका है, तो वो डिलीट कर देने का। तो अभी बचेगा बी से लेके ई तक का रो और S2 से लेके S5 तक का कॉलम। 4x4 का मैट्रिक्स बाकी रहेगा। ये 4x4 को वापस जीरो से असाइन करना स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी कि रो मिनिमा, कॉलम मिनिमा, नंबर ऑफ लाइंस वगैरह। कोई शॉर्टकट नहीं है कि पहले वाले आंसर में मॉडिफाई करके दूसरा वाला निकालो, ऐसा कोई वे अवेलेबल नहीं है। तो पूरा 4x4 का वापस असाइन करना पड़ेगा। हम लोग टोटल डिस्टेंस वापस काउंट करेंगे और वो जो डिस्टेंस मिलेगा उसके बेसिस पे अपने को ये बताना है कि अगर ए को S1 दिया तो कंपनी को एडिशनल कॉस्ट कितना आ रहा है। ये समझ में आया पूरा सम? ठीक है, तो एक ही समय दो समय पहले ए से लेके ई, S1 से लेके S5 पूरा असाइन करना है, डिस्टेंस निकालना है और उस पर कितना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिइंबर्समेंट आ रहा है वो अपने को निकालना है। उसके बाद में ए को S1 दे देने का, तो S1 वाला कॉलम डिलीट कर दो, ए वाला रो डिलीट कर दो, 4x4 का मैट्रिक्स बाकी रहेगा। 4x4 को वापस जीरो से असाइन करो। लास्ट में जब भी तुम लोग को असाइनमेंट का टेबल लिखते हो तो उसमें ए को S1 वो मैन्युअली ऐड करने का और बी से लेके ई तक जो भी दोनों का आंसर आया रहेगा उसके हिसाब से लिख देने का। टोटल डिस्टेंस निकालने का और बाद में टोटल कॉस्ट निकालने का। दोनों कॉस्ट का डिफरेंस वो आएगा इंक्रीज इन कॉस्ट अगर ए को S1 दिया तो। इतना समझा? ठीक है, तो इसमें हुआ ऐसा है कि जो दोनों का आंसर मिला है ना ओरिजिनल वाले में और रीअसाइन वाले में आपने कौन सा किया है? ओरिजिनल वाला, तो उस पे से बताइए मुझे। ए को कौन सा गया है? S3 गया था आई थिंक। बी S4, S5 और टोटल कितना डिस्टेंस है? ओके, तो ए का S3 12, 6, 12 और 14, 51। ओके, बाद में अपन रीअसाइन करेंगे तो उस पे ए को S1 पहले ही दे देंगे 4 किलोमीटर। बाद में बी से आगे का अपने को फाइंड करना पड़ेगा। अब ये डायरेक्टली मैं तुम लोग का आंसर बता देता हूँ इसमें क्या है। मैं फाइल क्लोज कर दिया।
बी को 3 गया है, सी को 2 4 5, 3 2 4 5। ओके, तो बी S3 कितना आ रहा है, S2C, DS4 और E5 कितना आ रहा है टोटल? 52। तो 1 किलोमीटर का यहाँ पे बढ़ रहा है। अब हम लोग को क्या करना है, दोनों ऑप्शन के अंदर हमारा ओवरऑल कॉस्ट कितना इंक्रीज हो रहा है ये अपने को फाइंड करना है। पहले पैराग्राफ में आ जाओ। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बता रहा है? डिपार्टमेंटल स्टोर एजेंसी रन्स 5 स्टोर्स लोकेटेड एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ग्रेटर मुंबई। Each store is administered by a manager appointed by the agency. The manager resides in different parts of the city. The agency reimburses the car travel expenses incurred by the manager in commuting to work from their residence to the store, which they are assigned. The basis for reimbursement is fixed sum of 300 per month for repairs and maintenance, and variable amount at the rate of 1.6 per kilometer of travel incurred during the month. ठीक है, 1.6 पर किलोमीटर ऑफ ट्रैवल इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ और 300 रुपया फिक्स है। ऑल स्टोर वर्क फॉर 25 days in a month. The distance in kilometer from manager's residence to store is displayed in the following matrix. ठीक है, तो ये मैट्रिक्स पर डिस्टेंस दिया था। अब इसके हिसाब से अपने को टोटल रीइंबर्समेंट फाइंड करना है। ओरिजिनल वाले में कितना होगा और रीअसाइनमेंट में कितना होगा? देखो, सबसे पहले आएगा फिक्स्ड। फिक्स आएगा 300 रुपया पर मंथ, 300 पर मंथ इंटू 5 मैनेजर्स है। 300 रुपया तो एक मैनेजर का हुआ एक महीने का, तो 5 मैनेजर का लेना पड़ेगा। यहाँ पे भी सेम 300 इंटू 5 मैनेजर्स, तो 1500 रुपया फिक्स कंपनी पे करेगा। और वेरिएबल कितना आएगा? तो यहाँ पे हम लोग ले गए 51 किलोमीटर टोटल सभी मैनेजर का मिला के। अब ये 51 किलोमीटर उसके घर से ऑफिस जाने के लिए। अब ऑफिस से वापस घर भी आएगा, एज्यूमिंग खुद के घर पे आएगा, तो 2 रिटर्न के लिए। ठीक है, तो ये एक दिन का हुआ, ये एक दिन का हुआ। ठीक है, वैसे 25 दिन ये चलता है स्टोर। ठीक है, तो ये 25 दिन यानी कि एक महीने का हुआ इंटू ₹1.6। समझ में आया? तो 51 जाने का 51 आने का यानी कि 102 किलोमीटर एक दिन का हुआ सभी मैनेजर का मिला के। इंटू 5 मत करना क्योंकि ये टोटल है 5 मैनेजर का मिला के। ठीक है, इंटू 25 डेज ये पूरे महीने का इंटू 1.6 पर किलोमीटर का रीइंबर्समेंट का कॉस्ट है। कितना आ रहा है टोटल? बराबर। ओके, अब वही यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 52 किलोमीटर इंटू 2 रिटर्न के लिए इंटू 25 डेज इंटू 1.6 पर किलोमीटर का रीइंबर्समेंट। तो इंक्रीज इन कॉस्ट 5660 माइनस 5580 कितना? आया समझ में? तो सम बहुत अच्छा है, लेकिन इसको अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा ना तो इतना बड़ा सम पूछना पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2 बार असाइनमेंट करना पड़ेगा। और अगर ये 7 मार्क का क्वेश्चन पूछा, नॉर्मली हर क्वेश्चन 7 मार्क का ही है, तो 7 मार्क में 3.5 मार्क और 3.5 मार्क, 3.5 मार्क के लिए इतना सारा स्टेप और उसके बाद में ये वर्किंग तो बाकी रहे, तो इतना बड़ा आने का चांसेस नहीं है। ये सिर्फ हम लोग ये पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस करने का कि असाइनमेंट कैसे सॉल्व करना है उसका प्रैक्टिस हो रहा है। ठीक है, और ये मॉड्यूल के सम से तो ऐसा भी डिनाई भी नहीं कर सकते कि आएगा ही नहीं।
कभी इंस्टीट्यूट का दिमाग घुमा तो उन्हें 10 मार्क का क्वेश्चन बना दिया, तो उस पर पूछ सकते हैं 4-4 मार्क के 2 असाइनमेंट, 8 मार्क हुआ, और 2 मार्क के वर्किंग का 10 मार्क। ठीक है, आया तो वर्थ है, छोड़ने का नहीं, क्योंकि कंफर्म मार्क्स है, राइट ही होगा, मिस्टेक होने का चांसेस बहुत कम। हाँ, सिली मिस्टेक वगैरह कुछ किया कैलकुलेशन वगैरह में तो बात अलग है, बाकी लॉजिकल मिस्टेक इसमें चांसेस नहीं। चलो, तो ये वाला सब हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अभी क्वेश्चन नंबर 4 वाले में तुम लोग को 2 आंसर निकालना था। पॉइंट नंबर 1 जो पूछा है ना कि डिटरमाइन द एलोकेशन ऑफ वर्कर्स टू ओल्ड मशीन टू अचीव द मिनिमम कॉस्ट। अब इसमें सीन ये था कि कंपनी का M1 से लेकर M5 तक मशीन्स ऑलरेडी है, और W1 से लेकर W5 तक वर्कर्स है। तो कंपनी ने एक नया मशीन खरीदा M6, और वो बोल रहा है कि ये M6 है ना, वो कोई तो एक मशीन को रिप्लेस करे। लेकिन कंपनी ये प्लान नहीं कर रहा है कि M1 से M5 भी रखो और M6 भी रखो, तो कोई तो एक को निकालो, तो M6 को लेके आए। तो इन्होंने 3 क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ वर्कर्स टू ओल्ड मशीन टू अचीव द मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, तो ओल्ड मशीन बोला तो M1 से लेके M5, तो 5x5 का मैट्रिक्स उसको सॉल्व करना है, असाइन करना है। उसके बाद में पूछा है पॉइंट नंबर 2 में डिटरमाइन वेदर द न्यू मशीन कैन बी एक्सेप्टेड और नॉट, तो उसमें M6 आएगा, लेकिन वर्कर तो 5 है, तो अपने को डमी वर्कर डालना पड़ेगा, 6 वर्कर डमी, और 6x6 के मैट्रिक्स को सॉल्व करना पड़ेगा। और ये 6x6 के मैट्रिक्स में जो भी डमी को मशीन गया ना, वो आउट होगा, और M6 इन होगा। ठीक है, तो M3 डमी को गया, तो M3 जाएगा और M6 आएगा, समझा। और उसके बाद में बोला है डिटरमाइन द सेविंग इफ एनी, तो पहले और दूसरे आंसर का जो डिफरेंस है वो अपना सेविंग होगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट कर लेना। अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। XYZ Corporation has 4 plants, each of which can manufacture any one of the 4 products. The production cost differs from one plant to another as sales revenue. Give the revenue and given आना चाहिए. Given the revenue and cost data below, obtain which product each plant should produce to maximize the profit. Maximize the profit यानी कि ये मैक्सिमाइजेशन का सर, इसको मिनिमाइजेशन में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अभी सेल्स दिया है, कॉस्ट दिया है, इसको कभी भी ऐसे नहीं करने का कि सेल्स को मैक्सिमाइज करो, कॉस्ट को मिनिमाइज करो। चलो, तो सेल्स दिया है, प्रोडक्शन कॉस्ट दिया है, तो इसको ना 2 अलग अलग सब में कन्वर्ट नहीं करने का कि सेल्स को मैक्सिमाइज करो और प्रोडक्शन कॉस्ट को मिनिमाइज करो। ऑलवेज जब भी मल्टीपल डेटा दिया रहेगा ना, तो उनको सभी को एक ही डेटा में लेके आना, यानी कि सेल्स माइनस कॉस्ट वो आएगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर, तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट कभी मैक्सिमाइज होगा जब भी सेल्स बढ़ेगा और कॉस्ट कम हो। तो दोनों ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अकेला एक सिंगल ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करें। आया समझ में। तो कोई भी सब रहेगा जहाँ पे भी इनकम और एक्सपेंस दोनों दिया, तो नेट ऑफ करके प्रॉफिट पे लेके आओ और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का ऑब्जेक्टिव रखो। तो यहाँ पे पहले प्रॉफिट कैसे आएगा, तो सेल्स माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट वो आएगा प्रॉफिट, और बाद में उसको मैक्सिमाइजेशन से सॉल्व करें। ठीक है, सो प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट। तो कोई भी एक का अपन यहाँ पे लिख लेते, A1, उसका प्रॉफिट कितना आएगा, तो सेल्स है 50, उसका कॉस्ट है 49, तो ₹1 का प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो वैसे पूरा एक मैट्रिक्स अपने को बना। ठीक है, तो पहले प्रॉफिट मैट्रिक्स ये एग्जाम में लिखना पड़ेगा, ये ओरली करके नहीं चलेगा, एग्जाम में लिखना पड़ेगा, वो बताना पड़ेगा, उसके बाद में तुम्हारा रेगुलर स्टेप स्टार्ट हो। ठीक है, तो इसका भी मार्क्स काउंट होगा। तो प्रॉफिट मैट्रिक्स
पहले का 50 माइनस 49 तो 1, 68 माइनस 60 तो 8, 49 माइनस 45 4, 62 माइनस 61 1, उसके बाद में 60 एंड 49 11, 70 और 63 7, 51 45 6, 74 69 5, 55 52 3, 67 62 5, उसके बाद में 53 49 4, 70 68 2, 57 53 4, 65 63 2, 55 55 और 72 69 3, 58 55 3, 65 64 1, 54 48 6 और 69 66 3। ये आ गया अपना प्रॉफिट मैट्रिक्स। अब ये जो मैट्रिक्स है प्रॉफिट मैट्रिक्स, इस पर अगर अपन कंडीशन चेक करें तो पहला कंडीशन, गिवन मैट्रिक्स इज 5/4, ठीक है, 5 रो 4 कॉलम, तो बैलेंस नहीं, hence not balanced. Add dummy column, एक डमी डाल दो और उसका प्रॉफिट लेना है 0, ठीक है। सेकंड, ऑब्जेक्टिव इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मैक्सिमाइजेशन का डायरेक्ट आंसर अपने पास नहीं है। Therefore, convert into loss or regret matrix, ठीक है, फॉर मिनिमाइजेशन। अब ये कन्वर्ट करना कैसे है? प्रोसेस टू कन्वर्ट इनटू लॉस मैट्रिक्स। स्टेप 1, पूरे मैट्रिक्स में सबसे बड़ा नंबर सिलेक्ट करने का। सबसे बड़ा आ रहा है 11, सिलेक्ट मैक्स नंबर in the matrix, that is 11. Step number 2, reduce all numbers from max number to make loss matrix. सभी नंबर को 11 से माइनस करना है, ध्यान में रखो, सभी नंबर को 11 से माइनस करना है, नंबर में से 11 माइनस नहीं करना है। तो 11 माइनस 1, 1 माइनस 11 मत करना वरना नेगेटिव में आएगा। तो 11 माइनस 1, 11 माइनस 8 वगैरह। इवन ये जो 0 है वो भी 11 माइनस 0, ठीक है। अब इसमें मेन एक चीज के लिए केयरफुल रहना, जब बच्चों लोग का मिस्टेक होता है। ये मिस्टेक कहाँ पे होता है? बच्चे लोग पहले इसको कन्वर्ट करते हैं और बाद में डमी ऐड करते हैं। तो उसमें होता यह है कि डमी का नंबर चेंज होता ही नहीं है, डमी का नंबर 0 का 0 ही रह जाता है। लॉस मैट्रिक्स पहले बनाएंगे, बाद में डमी ऐड करेंगे, एट द एंड दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो ही रहा है, ठीक है। लेकिन अगर तूने पहले डमी ऐड नहीं किया, बाद में ऐड किया, तो डमी का नंबर जो रहेगा वो 0 का 0 ही रहेगा। तो दोनों का पूरा जो लास्ट का आंसर है वो गलत हो जाए। तो याद करके पहले दोनों को डमी ऐड करना है और उसके बाद में उसको कन्वर्ट करना है, ताकि डमी के भी नंबर्स लॉस मैट्रिक्स पे चेंज हो। आया समझ में? ठीक है, चलो अभी लॉस मैट्रिक्स
तो पहला 11 माइनस 1 10 3 7 10 11 0 4 5 6 11 8 6 7 9 11 7 9 6 8 11 8 10 5 8 11। ठीक है, अब ये दोनों का रेगुलर सम बन गया। अब इसको रेगुलर स्टेप से सॉल्व करना है। रो मिनिमा, कॉलम मिनिमा वगैरह सब कुछ सेम लाइन। अब ये भूल जाने का अभी इसका कोई काम नहीं है, अभी यही तुम्हारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी स्टेप 1 रो मिनिमा। जैसे मैंने बताया कि हेडिंग अगर लिखना है तो लिखो, नहीं लिखा तो भी चलेगा, डायरेक्ट मैट्रिक्स लिखा भी चलेगा। ठीक है, अभी पहले इसमें मिनिमम नंबर इज 3, तो 10 माइनस 3 7 0 4 3 ने क्या किया, सॉरी 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 7 और 4। ठीक है, दूसरा रो मिनिमम इज 0, तो यही रो वापस रिपीट होगा। कहाँ पे? एट, बाकी सब बराबर है। ओके, चलो नेक्स्ट। मिनिमम इज 6, तो 2 0 1 3 5। नेक्स्ट मिनिमम इज 6 1 3 0 2 5। नेक्स्ट मिनिमम इज 5 3 5 0 3 6। चलो अभी नेक्स्ट कॉलम मिनिमम। पहला कॉलम सेम, दूसरा कॉलम सेम, तीसरा कॉलम सेम। नेक्स्ट मिनिमम इज 2 5 लास्ट, हाँ 0 चलो अभी जीरोस काउंट करो। पहले में 1 1 2 3 1, यहाँ पे 1 2 2 1 2, सो मैक्सिमम आ रहा है 3। ये पहला लाइन हो रहा है, यहाँ पे 1 1 2 1, यहाँ पे 1 2 1, तो मैक्सिमम आ रहा है एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। बेसिक इसमें ना तुम लोग को थोड़ा सा आगे का विजुअलाइज करने का। अगर सपोज मैंने ये ड्रॉ किया तो 1 0 यहाँ पे बाकी रहेगा, 1 0 यहाँ पे, उसको दो अलग लाइन से कवर करना पड़ेगा। एक लाइन में दोनों जीरो कवर नहीं होते, तो टोटल कितना लाइन होगा, 1 2 3, और ये ऑलरेडी ड्रॉ किया है 4, एक यहाँ पे भी है, 5 5 लाइन लगेगा। अब दूसरा ऑप्शन देखो, अगर सपोज ऐसे लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, तो 1 0 यहाँ पे, 1 0 यहाँ पे, 1 0 यहाँ पे, तो ये तीनों को भी कवर करने के लिए 3 अलग अलग लाइन, कुछ भी करो, टोटल 5 लाइन आ ही रहा है। ठीक है, तो कैसे भी ड्रॉ करो चलेगा। सो सपोज मैंने एक ऐसे ड्रॉ किया, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, तो टोटल 5 लाइन होगा, n इक्वल टू 5, डायरेक्टली अपन असाइनमेंट पे जा सकते हैं। समझा ना? सो n इक्वल टू 5, therefore there is an optimum solution. अभी असाइनमेंट स्टेप नंबर 3, ये वाले को ही लेके आना है। सेवन 0 4 5 3
04546 20 110 13 350। चलो अभी असाइन पहले जहाँ पे सिंगल जीरो रहेगा उसको प्रायोरिटी देना है, तो यहाँ पे सिंगल जीरो इसको असाइन कर लो, ये वाला जीरो कट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक सिंगल जीरो है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है कट करने के लिए, यहाँ पे भी सिंगल जीरो है, ये वाला जीरो कट होगा। यहाँ पे सिंगल जीरो है, ये वाला जीरो कट होगा, ये असाइन। ठीक है, तो पहले ये असाइन किया, बाद में ये 4 और ये 5। अब फाइनली ऑप्टिमम प्रॉफिट, कॉस्ट नहीं। ठीक है, तो हमने सॉल्व किया है लॉस वाले मैट्रिक्स को विद मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव, लेकिन फाइनल आंसर हमने को प्रॉफिट का लिखना है क्योंकि ओरिजिनल सब प्रॉफिट का था। ठीक है, तो ए बी सी डी ई, ए को असाइन हुआ 2 1 5 4 और 3। अब इसका जो नंबर्स है ना वो दोनों को प्रॉफिट मैट्रिक्स से लेने का, तो A2 8, B1 11, C5 0, D4 3 और E3 6। ठीक है, तो 9 28। ठीक है, अब इसमें ना तो लोगों को कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेंगे कि इज देयर एनी अल्टरनेटिव ऑप्टिमम सॉल्यूशन, फाइंड सच सॉल्यूशन। ठीक है, तो जहां पे तुमने सिंगल सिंगल जीरो को असाइन किया वहां पे अल्टरनेटिव सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर तुमने दो जीरो था उसमें से अपने मन के हिसाब से एक जीरो को असाइन किया तो वहां पे बोलोगे कि अल्टरनेटिव ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। तो दोनों को एक बार ओरिजिनल जो जीरो का लिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 जीरो था, सपोज मैंने मन से ये वाला जीरो लिया। ठीक है, तो ये वाला जीरो कट हो गया, तो दूसरी बार में दोनों को ये वाला जीरो लेके आंसर बताने का, ये स्टेप वापस नहीं करना है, सिर्फ जो असाइनमेंट वाला पार्ट है ये वाला पार्ट वो दोनों को वापस बताना पड़ेगा। आया समझ में? ठीक है, तो दोनों को आंसर कैसे लिखने का कि फॉर डी देयर वर 2 zeros which can be assigned for 3 and 4, okay, out of which the original solution is drafted using selection of 0 and 3, therefore alternative solution is exist at D4। ठीक है, वैसे करके एक लाइन लिख देने का और बाद में दूसरा एक असाइनमेंट करके बता देने का। दोनों में आंसर सेम ही आना चाहिए, एंश्योर होना ही चाहिए, कोई वो अल्टरनेटिव है। अगर आंसर अलग आ रहा है तो अल्टरनेटिव क्या हुआ? आया समझ में? ठीक है, तो ये अल्टरनेटिव अगर पूछा तो दोनों को ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे देयर इज नो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन एग्जिस्ट क्योंकि सब जगह पे सिंगल सिंगल जीरो ही बाकी था। क्लियर है? चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। SLS PLC within the framework of corporate plan is considering closure of one of UK's factories. The cost of closure will be the same for each factory. Currently, it operates 5 factories, each of which can produce any of the 4 products. It is envisaged that in future, individual factories will achieve the production and other economies by concentrating on one product alone. The production cost data for the existing operation is summarized below. तो अभी ये लोग क्या करें, जो 5 फैक्ट्रीज है 1 to 5 वो फैक्ट्रीज है और NIPQ ये प्रोडक्ट के नाम। तो अभी पांचों फैक्ट्री में पांचों प्रोडक्ट बना रहे, तब ये लोग नया प्लान बना रहे कि हर एक फैक्ट्री एक ही प्रोडक्ट बनाएगा जिसपे उसका इकोनॉमिक ऑफ स्केल मिल पा रहा है, वो प्रोडक्ट को ही कॉन्सेंट्रेट करो, बाकी का मत बना। ठीक है, तो प्रोडक्ट 4 ही है, फैक्ट्री 5 है, तो 5 फैक्ट्री रख के क्या करेंगे? हर एक फैक्ट्री अगर एक एक प्रोडक्ट ले लेगा तो एक फैक्ट्री एम्प्टी रहेगा, तो बोले कि वन ऑफ द फैक्ट्री मतलब क्लोज करने को प्लान करो। ठीक है, द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट इज कंसिस्टेंट irrespective of the factory in which it is produced। सेलिंग प्राइस दिया हुआ, recommend to the board of SLS PLC which factory should be closed। तो ऊपर वाले मैट्रिक्स में दोनों को प्रोडक्शन कॉस्ट दिया है, नीचे वाले में दोनों को सेलिंग प्राइस दिया है, और NIPQ का सेलिंग प्राइस फैक्ट्री 1 2 3 4 कहीं पे भी बनाओ प्राइस सेम रहेगा।
ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, तो अपने को मिलेगा प्रॉफिट मैट्रिक्स। अब एक बार प्रॉफिट मैट्रिक्स मिला तो 5 रो और 4 कॉलम वाला मिलेगा, तो अपन डमी ऐड करेंगे, बैलेंस करेंगे, बाद में उसको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे और सेम वे पूरा सॉल्व करेंगे। ऑटोमेटिकली जो फैक्ट्री को डमी प्रोडक्ट जाएगा, ठीक है, वो फैक्ट्री बंद होगा। आया समझ में? होमवर्क दो। तो पहले वाले सब में और ये वाले सब में मेजर डिफरेंस ये था कि पहले वाले सब में सभी का सेलिंग प्राइस भी अलग था, कॉस्ट भी अलग था। यहाँ पे सेलिंग प्राइस सेम है, कॉस्ट अलग अलग है। ठीक है, तो सिर्फ प्रॉफिट मैट्रिक्स बनाने के टाइम पे गड़बड़ मत करना, एक बार वो तो का बराबर बन गया तो आगे का स्टेप सब सेम ही। चलो क्वेश्चन नंबर 7। In a factory working for 8 hours a day, the processing time in minutes for each product by each of the 5 operators are given below. Working for 8 hours a day, processing time in minutes में दिया है, for each product by each of the 5 operator, ठीक है, वो नीचे दिया हुआ है। तो ऑपरेटर 1 अगर प्रोडक्ट ए बनाएगा तो 4 मिनट का टाइम लगता है, तो ये 4 मिनट है, 4 यूनिट नहीं है। तो गड़बड़ मत करना, नीचे जो प्रॉफिट दिया 2 रुपया वो डायरेक्टली 4 में मल्टीप्लाई कर दिया और प्रॉफिट मैट्रिक्स बन गया, ऐसे नहीं कर पाओगे, समझा? तो ये मिनट्स में है और नीचे प्रॉफिट पर यूनिट है, पर मिनट नहीं है, तो मल्टीप्लाई वगैरह नहीं कर पाए। फाइंड आउट विच प्रोडक्ट बी असाइंड टू विच ऑपरेटर सो दैट द टोटल प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड एंड स्टेट द टोटल प्रॉफिट पर डे, एक दिन का प्रॉफिट चाहिए। तो दोनों को प्रॉफिट मैट्रिक्स बनाना है, पॉइंट नंबर 1, और वो एक दिन का प्रॉफिट मैट्रिक्स बनाना है, बाद में उसको रेगुलर वे से सॉल्व करेंगे। तो मैट्रिक्स बनाना ही यहाँ पे चैलेंज वाला पार्ट है। एक बार मैट्रिक्स बन गया तो आगे का पार्ट कॉमन। अब मैट्रिक्स कैसे बना है वो जरा बताओ मुझे। आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे? ओके, और वो कैसे फाइंड करेंगे? ओके, तो वो नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेगा इनटू प्रॉफिट पर यूनिट, बराबर, तो वो एक दिन का प्रॉफिट मिल जाए। प्रॉफिट पर डे ये अपने को फाइंड करना है। एग्जाम्पल, ऑपरेटर 1 प्रोडक्ट है, ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन अपन लेते हैं। तो तुम लोग को बोला है कि ऑपरेटर 1 प्रोडक्ट है 4 मिनट में बना, ठीक है, तो एक यूनिट को 4 मिनट लगता है, टोटल 8 आवर्स अपने पास, इनटू हर एक आवर में 60 मिनट, यानी कि 480 मिनट्स अपने पास अवेलेबल है, ठीक है, तो उस पर कितना मिनट बनेगा? तो 480 इंटू 1/4, ठीक है, 120 यूनिट्स इतना बनेगा, इंटू प्रॉफिट पर यूनिट कितना है? 2, ठीक है, तो प्रॉफिट फॉर द डे 240, ठीक है। अब हर एक केस में क्या क्या कॉमन रहेगा? ये वाला पार्ट कॉमन रहेगा, एक यूनिट ये चेंज होगा, ठीक है, तो ये अपना वेरिएबल है, ये बार बार हर किसी में डिफरेंट रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ठीक है, तो 480 सेम है, 1 सेम है, सिर्फ ये वाला पार्ट डिफर होगा, और ये प्रॉफिट वाला जो पार्ट है वो चेंज होगा, वो भी कॉलम वाइज प्रॉफिट सेम रहेगा, जब ये दूसरे कॉलम में जाएगा तभी वो चेंज होगा, ठीक है। तो अपना फॉर्मूला क्या बनेगा? 480 डिवाइड बाय मिनट्स पर यूनिट इंटू प्रॉफिट पर यूनिट, समझ में आया?
तो दोनों का प्रॉफिट मैट्रिक्स यहाँ पे बन जाएगा। फटाक से प्रॉफिट मैट्रिक्स बना लेते हैं, आगे का पार्ट होमवर्क है। पहला वाला तो हमने फाइंड किया, ये 480। अब दूसरा वाला, एक काम करते हैं, पहले कॉलम लेते हैं, कॉलम को उड़ा दे क्योंकि उससे प्रॉफिट पर रेट सेम रहेगा। अच्छा, ये 480 में नहीं है, देख लीजिए 240, ठीक है। अब ये वाले कॉलम में प्रॉफिट पर रेट सेम रहेगा, 2 रुपए रहेगा, तो 480 इंटू 2 सेम है, ठीक है। सिर्फ ये मिनट को चेंज करते जाओ। फॉर फर्स्ट प्रोडक्ट 480 इंटू 2 डिवाइड बाय मिनट पर यूनिट, ठीक है। तो 960 डिवाइड बाय कितना है मिनट्स 2, बाद में यहाँ पे 960 बाय 4, नेक्स्ट 960 बाय 3 एंड 960 बाय 3 2, ठीक है। यहाँ पे बी वाले में प्रॉफिट कितना है, प्रोडक्ट बी, तो 480 इंटू 3 बाय मिनट्स, ठीक है। तो ये कितना होता है 1440 बाय 2, 1440 बाय 3, 1440 बाय 3, नेक्स्ट 1440 अगेन 3, 2 और लास्टली 3। हाँ समझ में। तो ऐसे करके पूरा मैट्रिक्स उन लोग को बनाना है, हर एक में सिर्फ ये जो प्रॉफिट एलिमेंट है वो चेंज करके एक नंबर फाइंड कर लो, डिवाइड बाय मिनट्स। हाँ डमी बाद में आएगा, पहले डी तक का तो लोग मैट्रिक्स बनाओगे, बाद में डमी उस पे 0 और बाद में उसको लॉस पे कन्वर्ट कर। क्लियर है, चल। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बता रहा है अभी। The salesman's requirement is to complete the minimum time circuit of all cities in his itinerary of cities without the doubling back. वो अंडरलाइन करो डबलिंग बैक को। The distance matrix is given below. तो तुम लोग को ABCD दिया हुआ है। डिटरमाइन द ऑप्टिमम रूट। अब ये जो सेगमेंट है ना, इसको बोलते हैं ट्रैवलिंग सेल्समैन्स प्रॉब्लम, TSP। नाइन है ना। ट्रैवलिंग सेल्समैन्स प्रॉब्लम। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ये एक ऐसा सिचुएशन है कि सपोज कोई सेल्समैन है, उसको फॉर एग्जांपल मुंबई के केस ले नहीं सकते, एग्जांपल ले नहीं सकते, वो फिट बैठता ही नहीं है। लेकिन अगर सपोज कोई और सिटी का एग्जांपल है, सपोज पुणे का एग्जांपल, सपोज किसी का पुणे स्टेशन के आसपास ऑफिस है, ठीक है। तो मॉर्निंग में सेल्समैन पुणे स्टेशन पे आएगा, अपने ऑफिस पे जाएगा। अब उसको अलग अलग 5 प्लेसेस घूमने को बोले वो लोग, ठीक है। तो सपोज हडपसर बोला, ये बोला, वो बोला, ऐसे करके अलग अलग 5 प्लेसेस बोला कि ये पूरा घूम के शाम को वापस अपने ऑफिस में आना। लेकिन कंडीशन ये है कि कोई भी प्लेस रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसको ऐसा रास्ता पकड़ना है, ठीक है, कि जो शॉर्टेस्ट भी हो। कंडीशन नंबर 1, बढ़ना नहीं चाहिए, वरना बोलेगा कि मैं लास्ट प्लेस आराम से मुंबई जाके ऑफिस आता हूँ, तो भी वो आ सकता है, यानी कि डबलिंग बैक किए बिना वो आ सकता है, लेकिन उसको शॉर्टेज डिस्टेंस पे
ट्रैवल करके कोई भी प्लेस रिपीट किए बिना जहां से जर्नी स्टार्ट किया वहां पे वापस आ, इसे बोलते हैं ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। सम आइडेंटिफाई कैसे होगा? तो एक तो ये डबलिंग बैक एक वर्ड रहेगा। दूसरा, कॉलम और रोज का जो हेडिंग है ना वो सेम, एबीसीडी एबीसीडी। और जो डायगोनल है ना वो ऑलवेज डैश्ड है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ए टू ए 0, बी टू बी 0, सी टू सी 0। तो जो डायगोनल रहेगा वो पूरा डैश रहेगा। ठीक है, तो ये समझ जाने के लिए ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। अब ये पूरा ट्रायल एंड एरर, इसका कोई शॉर्टकट अवेलेबल नहीं है कि तुम लोग ये वैसे आंसर निकालो दोनों को डायरेक्ट आंसर आ जाए। ठीक है, तो पूरा ट्रायल एंड एरर के ऊपर ये पूरा काम करना है। इनिशियल स्टेप सेम रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मिनिमाइजेशन है, डिस्टेंस को कम करना है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव यानी कि दूसरा कंडीशन बैलेंस यानी कि 5x5 का मैट्रिक्स ऑलवेज रहेगा। ठीक है, तो इसमें कभी डमी नहीं आएगा, इसमें कभी मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, मिनिमाइजेशन का ही रहेगा और बैलेंस ही रहेगा। तो डायरेक्टली तो सर सब स्टेप स्टार्ट करोगे। पहला रो मिनिमा, कॉलम मिनिमा, नंबर ऑफ लाइंस। नंबर ऑफ लाइंस आने के बाद में जब भी तुम लोग को असाइनमेंट वाला पार्ट आता है वहां से पूरा आंसर चेंज होगा, वो ट्रायल एंड एरर वाला पार्ट स्टार्ट है। ठीक है, चलो तभी देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, रो मिनिमा। डैश को डैश ही रखना है, उसको नंबर 0 करके एज्यूम नहीं करना है, वो वैसे ही रहेगा। तो पहले रो में मिनिमम नंबर है 10, तो डैश 0 15 15 0। सेकेंड रो में मिनिमम इज 1, तो 0 डैश 9 14 1। थर्ड वाले में मिनिमम इज 8, तो 0 1 डैश 12 12 और 2। चलो नेक्स्ट, मिनिमम 10, तो 4 0 14 डैश और 5। नेक्स्ट 8 2 0 17 19 डैश। चलो अभी कॉलम मिनिमा। स्टेप 2, पहला कॉलम सेम रिपीट होगा, दूसरा कॉलम सेम, तीसरे कॉलम में मिनिमम इज 9, तो 6 0 डैश 5 8। ठीक है, नेक्स्ट मिनिमम इज 12, 3 2 0 डैश 7। लास्ट वाला सेम 0 1 2 5 डैश। चलो अभी जीरोस काउंट कर लो। पहले वाले में 2 2 2 1 और 1, 2 3 1 1 1। मैक्सिमम ये आ रहा है। ठीक है, अभी वापस 1 2 3 ये गया, ये गया, यहाँ पे सेम है। सो मैक्सिमम ये दो जगह पे आ रहा है, 2 2 और यहाँ पे 2। तभी अपने को ही जज करना पड़ेगा कैसे ड्रॉ करें। अगर एक ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है, तो 1 2 3 तीन अलग अलग लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। और अगर ऐसे ड्रॉ किया, ये 1 ये 2 और ये 3, 3 प्लस 1 4, 4 लाइन में हो सकता है। समझ गए? ठीक है, तो दोनों ऑप्शन को एक्सप्लोर करने का कहाँ पे कम लाइंस पे हो रहा है। तो 1 2 और इसके लिए एक अलग से लाइन ड्रॉ करें। ये 1 2 और इसके लिए एक वर्टिकल ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो टोटल n इक्वल टू 4, n इज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, तो अपने को बनाना पड़ेगा इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स।
स्टेप नंबर 3, इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स। अब जो नंबर लाइन पे नहीं है उसे मिनिमम है 2, ठीक है। तो डैश 0 सेम रहेगा, 6 - 2 4, 3 - 2 1, 0 सेम रहेगा, ये 0 सेम, ये डैश है उसमें ना प्लस होता है ना माइनस होता है। 0 2 सेम, ये 1 + 2 3, 0 यहाँ पे 2 + 1 3, डैश 0 और 2 + 2 4, 4 का हो जाएगा 2, 0 सेम 3, डैश 5 सेम, 2 का हो जाएगा 0, 0 सेम 6 5 और डैश। यहाँ पे 3 3 1 1 1, 2 2 2 1 2, तो 2 जगह पे 3 आ रहा है, ठीक है। और दोनों वर्टिकल है, यानी कि एक दूसरे में कुछ इंटरफियर नहीं कर रहे। एक अगर रो और एक कॉलम में रहेगा ना तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि कौन सा पहले उड़ा है, ठीक है। अभी दोनों कॉलम ही है तो दोनों एक साथ ही उड़ा दो, तो एक ये, ठीक है। अभी कितने जीरो बाकी रहे, 1 2 और 3, ये तीनों एक लाइन पे तो आ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो 1 2 3 n = 5, therefore there is an optimum solution, ठीक है। चलो अभी असाइनमेंट, डैश 0 4 1 0 0 डैश 0 2 3, चलो अभी असाइनमेंट कैसे करना है, जब ध्यान से सुनो, ये प्रोसेस बाकी सब से बहुत ही डिफरेंट है, ठीक है। तो अपन जैसे बाकी सब में करते कि सिंगल जीरो रहेगा, वहां से स्टार्ट करते हैं आगे असाइन करते जाते हैं, ऐसे यहाँ पे नहीं कर, ठीक है। एक चेन है जो अपने को यहाँ पे बनाना है, और वो चेन को ब्रेक जहाँ पे हुआ वहां पे वो सिस्टम को बंद करके नया सिस्टम स्टार्ट कर, पूरा ट्रायल एंड एरर, ठीक है। थोड़ा ध्यान से सुनो। अब देखो, नहीं, प्रोसेस पूरा अलग है, देखते हैं कैसे होगा। अब देखो, सबसे पहले ना ऐसा रो सिलेक्ट करो, रो वाइज ही जाना है कॉलम वाइज ही जाना, ऐसा रो सिलेक्ट करो जहाँ पे सिंगल जीरो है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 2, ठीक है। तो अपना स्टार्टिंग पॉइंट डी रहेगा जहाँ पे सिंगल जीरो, ठीक है। लेकिन अगर सपोज बाई चांस ऐसे हुआ कि सब जगह पे 2 2 है, तो अपना ट्रायल एंड एरर बहुत लंबा चले, बहुत लंबा, यानी कि 3 घंटा भी जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है ना, वो अपने को तब तक पता ही नहीं चलेगा जब तक आगे आगे अपन चेक नहीं करें। तो ये सब में स्टार्टिंग पॉइंट एक ही जीरो वाला एक मिल चुका है, यानी कि कुछ भी हो जाए अपना स्टार्टिंग पॉइंट डी ही रहेगा, डी से स्टार्ट करना, ठीक है। डी के अलावा और कोई आंसर है ही नहीं। लेकिन अगर सब जगह पे 2 2 जीरो है तो हर एक जगह पे जा जाके अपने को ट्रायल एंड एरर से चेक करना पड़ेगा। उस पर अगर कोई, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो स्टार्टिंग पॉइंट बी से लेके ई के बीच में ए अपना स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है जहाँ पे 3 जीरो, यानी कि जहाँ पे जीरोस कम है ना वो अपना स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि सिंगल जीरो अपना स्टार्टिंग पॉइंट। अगर एक भी जीरो नहीं मिला तो उन्हें सभी गलत किया, एक जीरो तो हर एक रो में मिलना ही चाहिए, समझा। तभी स्टार्ट करेंगे डी से, ठीक है। तभी देखो डी में सिंगल जीरो उसको असाइन करो, तो इसको मैं असाइन करता हूँ, ठीक है। तभी आगे कैसे बढ़ना है,
मैं डी से कहाँ पे जा रहा हूँ, तो डी से मैं जा रहा हूँ बी पे, ठीक है, डी से कहाँ जा रहा हूँ, बी पे। अब बी पे आ जाओ, जहाँ पे जीरो है वहां पे ही रुक सकते हैं, तो बी से कहाँ जा सकता हूँ, या तो ए पे या तो सी पे, ये दो जगह पे जा नहीं सकता, ठीक है। तो पहले डी से मैं बी पे गया, बी पे आ जाने का, बी से कहा जा सकते हैं, या तो ए या तो सी, दोनों ऑप्शन लिख के रखो। बी से बी पे गया, बी से ए पे, या तो बी से सी पे, क्योंकि मुझे वन बाय वन दोनों चेक करना, ठीक है। तभी मैं आगे चेक करता हूँ क्या होता है। डी से मैं पहले जा रहा हूँ बी पे आ गया, बी से मैं जाता हूँ सी पे, ठीक है, ये जीरो कट हो गया, जब ये जीरो असाइन किया तो ये जीरो कट हो गया। अब बी से मैं कहा जा रहा हूँ, ए पे जा रहा हूँ, जैसे मैं ए पे जाऊंगा, रुको रुको मैं आता हूँ, पहले मैं, हाँ ये वाला भी कट हो गया, ऐसे बोल रहे हो ना, तो पहले डी से मैं बी पे गया तो ये जीरो और ये जीरो कट हो गया, ठीक है। अब बी पे आ गया, बी से मेरे पास दो जगह है जाने के लिए, या तो मैं जा रहा हूँ ए पे या तो मैं जा रहा हूँ सी पे। अगर मैं ए पे गया तो ये जीरो कट, ये जीरो कट, ये जीरो कट, ठीक है। अभी मैं बी पे चला, बी से कहाँ पे चला गया, ए पे चला गया, तो बी से ए पे गया, ठीक है। अब ए पे आ जाओ, ए से मैं कहा जा सकता हूँ, मेरे पास दो ऑप्शन थे, बी और ई। अब बी तो ऑलरेडी कट हो चुका है, क्यों, अगर बी पे गया तो बी से मैं वापस, अगर ए से बी वापस गया तो बी डबलिंग हो गया, तो इसके लिए ये जीरो पहले ही कट हो चुका है, मैं वहां पे जा नहीं सकता, तो बी में कहा जा सकता हूँ, ई पे, तो ए से ई पे जाओ, ठीक है। ये वाला असाइन करो, यहाँ पे कोई जीरो है क्या, नहीं, यहाँ पे कोई जीरो है क्या, नहीं, अब ई पे आ जाओ, ठीक है, ए से ई, ई पे आ जाओ। अब ई से मैं कहा जा सकता हूँ, तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, लेकिन वो ऑलरेडी कट हो चुके हैं। क्यों कट हो गए, ई से अगर ए पे गया तो मैं ए से ही ई पे आया था ना, तो ए वाला रिपीट हुआ। अगर ई से मैं बी पे गया तो बी वाला रिपीट होगा, तो आगे जाने को कोई जगह ही नहीं है, आगे जीरो ही नहीं है, ठीक है। तो ये वाला मेरा फेल्ड हो, मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ, ठीक है। अब ये मेरे लिए इजी है क्योंकि बोर्ड है, मैं रफ कर पाऊंगा, तुम लोग के लिए एग्जाम में डिफिकल्ट जाएगा, तुम लोग रफ कैसे करो, ठीक है। तो पेंसिल से, वो भी एकदम लाइट हैंड पेंसिल से तुम लोग को सब मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं पूरा निकाल देता हूँ ये सब। चलो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो डी, डी से मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, बी पे, ये वाला जीरो कट, ये वाला जीरो कट, तो डी से मैं बी पे आ गया। अब बी पे आ जाओ, बी से मैं कहाँ जा सकता हूँ, ए पे या तो सी पे, ए पे जाके देखा आगे रास्ता बंद हो रहा है, ठीक है, तभी मैं सी पे जाता हूँ, तो मैं सी पे गया, ये वाला जीरो कट हुआ, यहाँ पे और कोई जीरो नहीं, तो बी से मैं सी पे चला गया, ठीक है। अभी सी पे आ जाओ, सी से कहा जा सकता हो, ए या तो डी, दो ऑप्शन। तब यहाँ से मेरे पास दो ऑप्शन मिल रहे हैं, सी से या तो ए पे जाओ या तो डी पे जाओ। पहले पे ए पे जाके देखता हूँ, ठीक है, बाद में डी पे जाके देखता हूँ, डी पे गया तो डी रिपीट है, डी तो फेल्ड है, तो एक ही ऑप्शन बचता, अभी ए पे जाके देखता हूँ, ठीक है। तो सी से ए, ये वाला जीरो कट हुआ, ये वाला जीरो कट हो गया, ठीक है। अभी सी से ए पे आ जाओ, ए से कहा जा सकते हैं, तो अभी एक ही बाकी है, ई, ठीक है, यहाँ पे कोई जीरो नहीं है, तो ए से ई, ठीक है। अब ई पे आ जाओ, ई से कहा जा सकते हैं, रास्ता ही बंद है, ठीक है, तो ये पेंट नहीं हुआ ना, ई से आगे कहा जाना है, तुझे डी पे वापस आना है, ई से आगे जाने का रास्ता नहीं है, ठीक है। तो इस पे ए बी सी डी ई, लेकिन ई से वापस डी पे आना चाहिए, वो नहीं आता, क्या, जहां से गया वहां पे वापस आना है, वो तेरा सर्कल घुमाना है, सर्कल के लिए वो पॉइंट पे तो वापस आना ही पड़ेगा,
ठीक है, तो यहाँ पे तो अपने जो जो ऑप्शंस थे स्टार्टिंग विद डी वो हमने सब चेक कर लिए, कहीं पे भी कुछ रास्ता नहीं मिल रहा। तो ऐसे केस में आंसर आगे बढ़ेगा कैसे? तो दोनों को स्टार्टिंग पॉइंट डी को ही पकड़ना है, डी को चेंज नहीं करना है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अदर देन जीरो स्टार्ट करेंगे डी से ही, लेकिन अदर देन जीरो को असाइन करें, यानी कि कम से कम बोलते हैं ना कि डिस्टेंस कवर करके डी से स्टार्ट करके डी पे नहीं आ पा रहे, तो थोड़ा बहुत डिस्टेंस बढ़ने दो, अभी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यानी कि सपोज एक गली था, वो गली से अंदर घुसते ना तो अपन ई से सपोज डी पे आ सकते, लेकिन वो उसके बीच में कोई तो एक प्लेस आ रहा है, तो वो अपने को अलाउ नहीं कर रहा है। अभी अपन क्या करें, एक नया रास्ता ढूंढ रहे हैं कि जहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ेगा चलेगा, लेकिन स्टार्ट करो डी से, अदर देन जीरो से स्टार्ट करो। अदर देन जीरो यानी क्या, कॉस्ट बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन अभी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो अदर देन जीरो यहाँ पे नंबर्स कौन कौन से, तो 2 3 और 5 है, तो छोटे वाले से स्टार्ट करो, अपन 2 लेके स्टार्ट करते। ठीक है, और उस पे अपन वापस पूरा चेक करते कि रास्ता मिल रहा है क्या। अगर मिल गया तो अपना आंसर आ गया, अगर नहीं मिला तो 2 को छोड़ो, 3 पे आ जाओ, 3 से वापस पूरा चेक कर। अगर 3 से रास्ता मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो 3 को छोड़ो, 5 में तो आंसर आना ही है, क्योंकि नंबर ही 4 है। ये वाला तो डैश है, ये वाला फेल हुआ, ये वाला भी सपोज फेल हुआ, ये वाला भी फेल हुआ, तो ये वाला तो है ही ना कोई एक रास्ता तो है ही, वो अपने को ढूंढना है कौन सा वाला वैलिड है। ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग विद 2 हम लोग पूरा प्रोसेस स्टार्ट करें। अगर 2 में भी फेल हुआ तो 3 में भी फेल हुआ तो 5 वाले में तो आंसर आना ही है, मिलेगा ही। ठीक है, नहीं मिलेगा तो मार्क्स छोड़ के आगे बढ़ने का। ठीक है, स्टेप वाइज मार्किंग रहता है। अब वो कभी कभी कुछ अटेम्प्ट में लोग ऐसा करते हैं कि पेपर, अगर कोई एक पेपर को टारगेट बनाए कि ये अटेम्प्ट में ये पेपर में फेल करना, तो लोग स्टेप मार्किंग निकाल देते, तो डायरेक्टली 0 मार्क्स दे। जो रियलिटी हो मैं बता रहा हूँ, तुमको डराने का पर्पज नहीं है, लेकिन जो रियलिटी हो बता रहा हूँ। लेकिन जनरली जहाँ पे रेगुलर चेकिंग वगैरह का सिस्टम है, वहाँ पे स्टेप वाइज मार्किंग है, तो जितना स्टेप राइट है उतना तो मार्क्स मिलेगा। और वो कितना मार्क्स रहेगा वो उसके स्टेप के इंपॉर्टेंस के ऊपर डिपेंड है, यानी कि इक्वल रहेगा ऐसा बोल नहीं सकते कि यहाँ पे 1 2 3 4 4 स्टेप है तो एक एक मार्क्स सभी का और ये 5वां मार्क इसका, 5 मार्क का सम होगा, ऐसे नहीं। जिसका जितना इंपॉर्टेंस उसके हिसाब से, किसी का हाफ मार्क रहेगा, किसी का 1 रहेगा, किसी का 2 भी रह सकता है। स्टेप वाइज वो पेपर सेटर वो लोग फिक्स करें। ठीक है, चलो तभी वापस सब चेक करना पड़ेगा। चलो अभी स्टार्टिंग विद D2। ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले डी से जा रहा हूं ए पे। ठीक है, कौन कौन से 0 कट हो रहे हैं, ये 1 2 3 और ये वाला 0 कट हो रहा है। ठीक है, तो अभी डी से ए पे आ जाओ। ए से मैं कहा जा सकता हूँ या तो बी या तो ई, तो यहाँ से 2 ऑप्शन है, या तो बी या तो ई, 2 ऑप्शंस मेरे पास है। तो पहले मैं बी पे जाके देखता हूँ। अब ठीक है, देख लिया। तो अगर सपोज मैं बी पे गया, अभी लिख रहा हूँ तो कवर कर लेता हूँ। यहाँ से बी, ठीक है, तो बी पे आ जाओ। बी से कहा जा सकता हूँ सी। ये जब भी मैंने सिलेक्ट किया तो ये वाला 0 कट हुआ और ये 2 0 कट हुए। अभी बी से मैं जा रहा हूँ सी पे। ठीक है, तो मैं सी पे आ गया, सी पे आ जाओ। सी से मैं कहा जा सकता हूँ डी। अब ये वाला डी अगर मैंने सिलेक्ट किया तो मैं डी पे पहुंच तो गया, लेकिन प्लेस ई कवर ही नहीं हुआ, ये रहेगा, अदरवाइज साइकिल बन रहा है।
लेकिन ए वाले प्लेस पे गए नहीं। ठीक है, तो सी से डी, तो ये फेल हो रहा है। ठीक है, तभी ए से मुझे ई पे जाके देखना पड़ेगा। ये मैं निकाल देता हूँ, ये गया, ये गया, ए बी से ए, ए से ई, तो मुझे ये वाला भी निकालना पड़ेगा। ओके, तो मैं पहले डी से पे ए पे गया, ए पे आ गया, बी पे जाके देखा फेल हो रहा है, तभी मैं जाके देखता हूँ ई पे। ठीक है, ई पे आ गया, अब ई पे आ जाओ। ई से मैं कहा जा सकता हूँ, ये वाला जीरो कट हो गया, यहाँ पे नहीं। अब ई से मैं कहा जा सकता हूँ, तो मैं जा सकता हूँ बी पे, तो बी पे चले जाओ। ठीक है, ये वाला जीरो कट हो गया। ठीक है, अब बी पे आ जाओ, बी से मैं कहा जाऊंगा, तो सी एक ही प्लेस हो। ठीक है, तो मैं सी पे चला गया, यहाँ पे कोई जीरो कट नहीं हो रहा है। ठीक है, सी पे चले जाओ, सी से मैं कहा जाऊंगा डी। हो गया क्या पूरा साइकिल, ए बी सी डी ई। ठीक है, आया समझ में? तो ये होगा ऑप्टिमम रूट। ठीक है, अब इसमें तुम लोग को पूरा डिस्टेंस लिख के बताने का, ऑप्टिमम रूट एंड डिस्टेंस। डी से ए से ई से बी से सी से डी। ठीक है, डी से ए ओरिजिनल मैट्रिक्स पे देख के बताओ, डी से ए का कितना डिस्टेंस है? डी से 14, ए से ई, रो वाइज देखने का, गड़बड़ मत करना। ए से ई 10, ई से बी से सी और सी से डी, तो 24, 32, 42। आया समझ में? इसमें ना सब में एक थोड़ा सा मजे का रहता है, यानी कि उसका अपन कुछ कर नहीं सकते, सम बनाने वाला इसे बनाता है। अब जैसे अगर ए से डी पे गए ना, तो 25 है, और डी से ए पे आओगे ना, तो 14 ही है। ठीक है, तो डिस्टेंस सेम नहीं रहता है, यानी कि अगर ए से डी पे गए तो डी से ए का भी डिस्टेंस सेम रहना चाहिए ना, तो सेम नहीं रहता, वो अलग रहता है, यानी कि कहीं और रूट से वो आता है, शायद से वो वन वे रहेगा, एंट्री के टाइम पे अलाउड है, एग्जिट के टाइम पे कहीं और से घूम के जाना रहे, तो ये इसका अपन कुछ कर नहीं सकते, तो जैसे वैसे रखना पड़ेगा। समझा ना? चलो अभी क्वेश्चन नंबर 9। A company has 4 zones open and 4 salesmen available for assignment. The zones are not equally rich in their sales potential. It is estimated that typical salesman operating in each zone would bring in the following annual sales. So zone A 126, 105B, 84C or 63D. The 4 salesmen are also considered to differ in ability. It is estimated that working under the same condition, their yearly sales would be proportionate as follows. Salesman P7, Q5, R5, S4. If the criteria is maximum expected total sales, the intuitive answer is to assign the best salesman to the richest zone and the next best to the second richest zone, and so on. Verify this method by assignment. अब ये ना सम बहुत सिंपल है, जस्ट ये एक अलग फॉर्मेट पे रियल बेस के मैंने ये रखा हुआ है, ये दोनों के मॉडल का सम है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो जोन्स दिया है ना ए बी सी डी, उसका टोटल सेल्स तो ने बता दिया है। जोन ए का टोटल सेल्स है 1,26,000, बी का 1,05,000, यहाँ पे 84,
और 63। अब अलग अलग सेल्समैन दिया है PQRS। तो दोनों को सिंपल क्या करना है, ये जो 1,26,000 का सेल्स है इसको PQRS का रेशियो दे दिया है 7,554। तो ये 7:5:5:4 में डिवाइड करो। ठीक है, 1,26,000 को ये रेशियो में डिवाइड करो, 1,05,000 को अगेन रेशियो सेम रहे। ठीक है, टोटल सेल्स गिवन है तो दोनों का एक सेल्स का मैट्रिक्स बन जाएगा। उस पर ये टोटल वाला लाइन को निकाल दो, बाद में उसका कोई काम नहीं है, सिर्फ ये टोटल ये डिवाइड करने के लिए काम आएगा। ठीक है, तो 4/4 का मैट्रिक्स बनेगा और वो सेल्स है, यानी कि मैक्सिमाइजेशन का सम है, तो मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व करना। सिर्फ इतना ही है कि रेशियो में डिवाइड करना वहां पे एग्जाम में क्लिक होना चाहिए। ठीक है, बाकी सम सिंपल है। समझ में। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, a company is taken out on rent 3 floors, first, second and third, in a multi-storied building for their city office. It has been decided to locate manager of marketing, purchase, HR, finance and corporate law in the office. तो 4 मैनेजर है जो लोग के केबिन्स देने वाले। The management has embarked in different floors. Fire room saving number 103, 201, 205, 302, 304 for the above mentioned managers. तो ये लोग ने ये ईयर मार्क किया है 103, 201, 205, 302, 304, यानी कि 5 रूम है और 5 मैनेजर। तो ये 5 रूम 5 मैनेजर के लोग एलोकेट करने वाले। अब किसको कौन सा रूम देंगे वो अपने को डिसाइड करना। But no particular room has been allotted for any particular manager, and rather they have been given option to indicate their preference of room so that the decision can be taken by the management using some scientific method, and subsequently arrangement or setting of the subordinates of various managers can be made. तो कौन सा कैबिन किसको दिया वो हिसाब से उसके जो जूनियर एम्प्लॉइज है वो लोग को वही रूम के आसपास के कैबिन्स अलॉट करे। The managerial preference are provided in the table below, with the first preference appearing on the top of each and every manager. The preference of room of different manager. मार्केटिंग वाला बोल रहा है कि उसका फर्स्ट प्रेफरेंस है 302, सेकंड प्रेफरेंस है 103, थर्ड है 304, यानी कि बाकी के रूम में वो सेकंड फ्लोर पे जाने को रेडी नहीं। ठीक है, परचेज वाले ने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है 302, सेकंड 304, 205 एंड लास्ट 201। HR वाला कहीं पे भी जाने को तैयार है, ऑर्डर प्रेफरेंस का दे दिया है लेकिन फिर भी उसमें। ठीक है, it is evident that most of the manager have not given the preference for all the available rooms because they feel that all the rooms do not have the facility they are looking for. Assuming that the preference can be quantified by numbers, find out the manager should be assigned with which room to minimize the preferential measure. तभी अपन क्या करेंगे, ये सम को कन्वर्ट करना ही मेन काम है। एक बार कन्वर्ट कर लिया ना, मैट्रिक्स बन गया ना, बाद में सम बहुत सिंपल है, लेकिन मैट्रिक्स बनाना ही यहाँ पे मेन काम। तो पहले थोड़ा सा तुम लोग माइंड को प्रेशर दो, मैट्रिक्स कैसे बना सकते हो। बाद में मैट्रिक्स के अंदर क्या लिखेंगे। ओके,
बराबर। हम्म। सबसे पहले रूम्स यहाँ पे लिख लेते हैं। लाइन से बताओ रूम नंबर क्या है? 103, 201, 205, 302, 304, ये रूम नंबर्स। और मैनेजर उसका पहला है मार्केटिंग, परचेज, एचआर, फाइनेंस, कॉर्पोरेट। अब देखो, मार्केटिंग मैनेजर ने पहला प्रेफरेंस दिया 302 को, तो 302 रैंक 1 है फॉर मार्केटिंग, ठीक है। 103 रैंक 2 है, 304 रैंक 3 है, यानी कि ये दोनों में उसे प्रेफरेंस नहीं है, ठीक है। वैसे ही परचेज, परचेज बोल रहा है 302 1, 302 बड़ा रूम रहेगा लगता है, स्पेस ये सब लोग मांग रहे हैं। 304 2, 205 3 और 201 4, ये उसको नहीं चाहिए। बाद में एचआर वाला 103, ये मेरी तरह जाड़ा रहेगा लगता है कुछ तो भी दे दूं। 201 देखा, वैसा ही है। दो, 304 3, 30 सॉरी 304 3, 205 4 और 302 5। बाद में फाइनेंस 302 1, 205 2, 304 3 और 103 4, ये नहीं चाहिए उसको। और 201 1, 302 2, 304 3, ये दो नहीं चाहिए। अब एक बार ये मैट्रिक्स बन गया तो बस इसको प्रेफरेंसेस को मिनिमाइज करने को बोला है, यानी कि जिसको रैंक 1 चाहिए उसको रैंक 1 देने को ट्राई करना। तो रेगुलर वैसे हम सॉल्व करना, रो मिनिमा, कॉलम मिनिमा वगैरह, सिर्फ मैट्रिक्स बनाना यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। आया समझ में? चलो तो ये लिख के रखो। क्वेश्चन नंबर 11। अभी जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये फ्लाइट्स का जो बोलते हैं शेड्यूल बनाता है, तो वो टाइम पे कैसे बनाया जाता है, ये एप्लीकेबल है हर इंडस्ट्री में जहाँ पे जो जैसे ट्रेन का, उस पर भी ये होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन में जनरली अगर कोई ट्रेन लेके निकलता है, जैसे सपोज यहाँ से कन्याकुमारी का ट्रेन है, वो तो 36 आवर्स 30 आवर्स वगैरह का जर्नी रहता है। अब एक ही मोटर में कुछ 30 आवर्स चला नहीं पाएगा, उसको भी बीच पे रिलीव करना ही पड़ेगा। तो अगर सपोज वो मुंबई से ट्रेन लेके निकला तो घर पे वापस आना तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि सपोज 8 घंटे का ड्यूटी अगर उसका पकड़ा कि 8 घंटा का कंटिन्यू ट्रेन चलाया, बाद में नया बंदा है, तो वैसे 30 आवर्स का ट्रेन चलाने के लिए टोटल ऑब्वियसली चार 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 जन लगे, ठीक है। अब अगर पहला बंदा भी है, ऐसा तो है नहीं कि जैसे वो बस वालों में होता है कि वो बस के ड्राइवर रहते हैं, 2 लोग रहते, तो एक जन पीछे सोता है तभी दूसरा चलाता है, बाद में वो उठता है, बाद में ये सोने को जाता है। तो लोग ऐसे करते हैं, लेकिन रेलवे में जनरली ऐसा नहीं करते, तो ऑब्वियसली वो ऐसे नहीं करेंगे कि एक सोएगा एक जागेगा कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़े व्हाइट कॉलर वाले, वो बस चलाने वाले नहीं है, तो उनको थोड़ा सोफिस्टिकेशन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे उन लोग को रेस्ट रूम्स वगैरह का उन्होंने हर स्टेशन के बाद में फैसिलिटीज रखा है। तो 8 घंटा हो गया, वो ट्रेन से उतर जाएगा, जो नियरेस्ट स्टेशन रहेगा वहाँ पे रेस्ट रूम रहेगा, वहाँ पे आराम करेगा। रिटर्निंग ट्रेन जो रहेगा नेक्स्ट, उस पर वो ट्रेन पकड़ के वापस आएगा, ऑब्वियसली उसको चलाना रहेगा, बैठ के नहीं आएगा वैसे। तो वैसे करके लोग पूरा शेड्यूल बनाते हैं। तब इसमें बहुत बार ऐसे होता है कि कभी कभी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन में उसको वापस घर पे आने को 2-3 दिन का टाइम लगता है, 2-3 दिन के बाद वो घर वापस आए।
ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एकदम ज्यादा बॉडी उसका एग्जॉस्ट हो गया और उस पर कुछ वो सपोर्ट नहीं कर रहा है बॉडी, फिर भी ट्रेन चला रहा है क्योंकि ड्यूटी करना है और एक्सीडेंट कर दिया। तो उनको आराम भी मिलना चाहिए और रेलवे का काम भी रुकना नहीं चाहिए। वैसे फ्लाइट का जो ये लोग का रहता है पायलट्स का, उसका भी सेम वो लोग का है कि जब भी लॉन्ग डिस्टेंस वो लोग फ्लाइट वगैरह लेते हैं, ठीक है, तो वो लोग को यही प्रॉब्लम होता है कि जब इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह में चले गए तो काफी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए उन लोग को जाना पड़ता है। तो वापस घर पे आने को, आराम करने को, सब लोग को शेड्यूल वो हिसाब से बना के देना पड़ेगा कि वो लोग का आराम भी हो, ताकि जैसे वो रनवे 34 में हुआ था अजय देवगन का मूवी, जैसे वो फ्लाइट आने के टाइम पे वो बहुत थका हुआ था, रात को पार्टी वगैरह करके आया, मिनिमम जो आराम करना था रूल्स के हिसाब से उतना वो आराम कर नहीं पाया वगैरह। तो ऐसा सिचुएशन में एक्सीडेंट्स वगैरह का पॉसिबिलिटीज बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए लोग ये केयर करते कि मिनिमम जो लोग को रेस्ट चाहिए उतना लोग को मिले और ओवर बर्डन भी ना हो जाए। ठीक है, तो उसके ऊपर ये सम दिया हुआ है, बहुत अच्छा सम है। जो 2022 का मॉडल है उस पर ये सम पहली बार इंट्रोड्यूस किया है, 16 सिलेबस पे नहीं था। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, एबीसी एयरलाइंस ऑपरेटिंग 7 days a week has given the following timetable. The crew must have minimum layover of 5 hours between the flights. Layover of 5 hours यानी कि 2 फ्लाइट्स के बीच में वो लोग को 5 घंटे का आराम का टाइम देना पड़े। यानी कि एक बार वो फ्लाइट वो लोग लैंडिंग किया कोई एक जगह पे, तो हमने तुरंत ऐसे नहीं कि 1 घंटे के अंदर वापस दूसरा फ्लाइट उसको दे दो वो वापस लेके आए। तो उनको 2 फ्लाइट्स के बीच में मिनिमम 5 घंटे का आराम देना। ठीक है, obtain the pairing flight that minimizes the layover time away from home. For any given pairing, the crew must be based at the city that result in a smaller layover. तो कौन से सिटी के पायलट को ये देना चाहिए, ये अपने को डिसाइड करना। हैदराबाद दिल्ली है और दिल्ली हैदराबाद है। अब इस पे ना 2 वैरायटी के सम्स है। एक में ये जो टाइम दिया है ना, ये राउंड ऑफ दिया है, 6 बजे, 8 बजे, 2 बजे, 8 बजे। तो अगर A1 फ्लाइट अगर किसी ने पकड़ा सपोज हैदराबाद से, तो 6 बजे वो फ्लाइट टेक ऑफ करेगा, 8 बजे लैंडिंग करेगा। तो ये पूरा राउंड ऑफ नंबर्स दिया है। और एक सम और मॉडल में दिया हुआ है, वहां पे ना उन्हें मिनट्स पे भी दिया है। यानी कि अगर 6 बजे फ्लाइट अगर टेक ऑफ किया तो सपोज लैंडिंग हो रहा है सपोज 8:15, तो 15-15 मिनट का वो मिनट्स वाला टाइम भी दिया। तो वहां पे काम थोड़ा सा और बढ़ेगा और कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा। तो यहाँ पे कंपेरेटिवली थोड़ा सा इजी काम है क्योंकि सब राउंड ऑफ क्लॉक आज दिए। ठीक है, तो मिनट्स पे देंगे तो मिनट को भी काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, तभी होगा ये कि जैसे फॉर एग्जांपल हैदराबाद दिल्ली है और दूसरा फ्लाइट है दिल्ली हैदराबाद। तो अगर सपोज कोई पायलट है वो A1 फ्लाइट पकड़ के हैदराबाद से निकला, वो 8 बजे दिल्ली पहुंचा। अब 8 बजे ही दिल्ली से हैदराबाद का एक फ्लाइट है, लेकिन जैसे उन्होंने बोला है कि वो मिनिमम 2 फ्लाइट के बीच में 5 घंटे का गैप रखना है, तो वो 8 बजे ही B1 फ्लाइट पकड़ के वापस हैदराबाद आ नहीं सकता। ठीक है, तो अगर उसको B1 फ्लाइट देना है तो वो 8 बजे सुबह पहुंचेगा और दूसरे दिन 8 बजे 24 घंटे के बाद वो B1 फ्लाइट पकड़ के मुंबई वापस आएगा, दिल्ली वापस आएगा, दिल्ली से हैदराबाद, सॉरी हैदराबाद वापस आएगा। तो ले ओवर टाइम इसका 24 घंटे का हो जाएगा। कुछ समझा मैं क्या बोला? अगर A1 पकड़ के वो हैदराबाद से दिल्ली गए तो सुबह 6 बजे वो A1 टेक ऑफ करेगा, वो 8 बजे मॉर्निंग में दिल्ली पहुंचेगा। अगर उसको B1 से ही वापस आना है तो उसको 24 घंटा वहां पे दिल्ली में ही रुकना पड़ेगा और दूसरे दिन 8 बजे वो B1 पकड़ के दिल्ली से हैदराबाद आएगा सुबह 10 बजे। तो उसका 24 घंटे का ले ओवर है। और उन्होंने क्या बोला है कि उसको घर से ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बाहर मत रखो, क्योंकि अगर वो हैदराबाद में रहता रहेगा तो 24 घंटा घर से बाहर था ना, और उसे फ्लाइट का टाइम तो अलग है, 2-2 घंटा फ्लाइट का टाइम प्लस 24 घंटा वहां पे दिल्ली में ऐसे ही बैठे रहा वो। समझ में आया? ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन कि उसको A1 से दिल्ली भेजो, वो सुबह 8 बजे दिल्ली पहुंचेगा
और उसको बोला कि B2 में वापस आ जा, लेकिन वो 8 बजे सुबह पहुंचता है और B2 का टाइम सुबह 9 बजे का, तो 1 घंटे में उसको वापस दूसरा फ्लाइट दे नहीं सकते, उसको 5 घंटे का मिनिमम टाइम देना पड़ेगा। तो अगर वो B2 पकड़ के वापस आने वाला है तो अगले दिन सुबह वो 9 बजे फ्लाइट पकड़े B2, तो उसका 25 घंटे का ले ओवर हो जाए। समझा? अब वैसे ही A1 पकड़ के अगर वो दिल्ली पहुंचा 8 बजे और उसको बोला कि B3 पकड़ के वापस आए, तो 8 बजे से दोपहर का 2 बजे तक कितना टाइम होगा? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 6 घंटे का, 5 घंटा मिनिमम टाइम चाहिए, तो वो B3 पकड़ के वापस आ सकता है। समझा? तो उसका 6 घंटे का ले ओवर होगा। और A1 पकड़ के गया और B4 पकड़ के वापस आया, तो सुबह 8 बजे वो पहुंचा, शाम को 7 बजे वो फ्लाइट पकड़ रहा है, यानी कि 11 घंटे का उसका ले ओवर, सुबह 8 से लेके शाम को 7। समझा? तो ये हर एक A1 के लिए B1, B2, B3, B4 का कॉम्बिनेशन मिला। वैसे ही A2 के लिए, ठीक है, B1, B2, B3, B4 का कॉम्बिनेशन, बाद में A3 का, A4 का, ऐसे हर एक में अपने को टाइम निकालना पड़ेगा। अब ये हर एक जो टाइम निकाला ना, ये जो हर एक टाइम निकाला ना, उस पर एजम्पशन ये पकड़ रहे कि वो जो पायलट है वो हैदराबाद का रहने वाला है। अभी दूसरा पकड़ो कि अगर वो पायलट दिल्ली का रहने वाला है तो उल्टा, वो पहले B1 पकड़ के हैदराबाद जाएगा, ठीक है, सुबह 10 बजे पहुंचेगा, और A1 पकड़ के वापस आएगा, A2 पकड़ के वापस आएगा, A3 पकड़ के, A4 पकड़ के, तो उसमें लेओवर कितना आ रहा है वो कैलकुलेट करेगा, और जिस पे भी लेओवर कम है वो अपना फाइनल मैट्रिक्स बनेगा, और वो मैट्रिक्स को बाद में तुम लोग रेगुलर सम से सॉल्व करते, रो मिनिमा, कॉलम मिनिमा वगैरह। समझ में आया? तो लंबा सीरीज है। और हैदराबाद बेस्ड क्रू, ठीक है, अगर वो क्रू हैदराबाद का है तो वो केस में स्टार्टिंग A1, A2, A3, A4, ये तो ना का स्टार्ट, और रिटर्न बाय B1, B2, B3, B4, ठीक है। तो किसी एक का अपन डिटेल में लिखते हैं, स्टार्टिंग A1 फ्रॉम हैदराबाद at 6 AM, reach to Delhi at 8 AM, return flight B1, ठीक है, लेओवर टाइम B1 वो नेक्स्ट डे पकड़ेगा, सेम डे नहीं पकड़ सकता, तो 24 आवर्स। रिटर्न फ्लाइट B2 नेक्स्ट डे पकड़ेगा 25 आवर्स। B3 सेम डे, ठीक है, कितना था? 6 आवर्स। और B4 सेम डे 11 आवर्स। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ पे सेम डे में लेस देन 5 आवर्स, which is not allowed। क्लियर है? ठीक है, चलो तो A1, B1 24, 25, 6 एंड 11। अब अगर सपोज
वो क्रू ने 8 बजे का फ्लाइट पकड़ा A2 हैदराबाद से, तो रात 10 बजे पहुंचे, ठीक है। 10 बजे पहुंचने के बाद उसको B1 से वापस आए, तो उसको नेक्स्ट डे आना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 बजे पहुंचा, सुबह 8 बजे का फ्लाइट है, यानी कितना घंटा होगा, 22, ठीक है। यहाँ पे 10 AM to 8 AM नेक्स्ट डे, समझा ना। चलो नेक्स्ट, 10 बजे पहुंचा, B2 पकड़ना है, तो 9 बजे, तो यानी अगले दिन पे जाएगा, तो 10 AM to 9 AM नेक्स्ट डे, तो 23 आवर्स हो जाएगा। B3 पकड़ना है तो 2 बजे, तो 10 बजे पहुंचा, 11, 12, 1, 2, 4 घंटा ही हो रहा है, तो नहीं चलेगा, अगले दिन का 2 बजे उसको पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 AM to 2 PM नेक्स्ट डे, ठीक है। तो 12 घंटा प्लस 4 घंटा, ठीक है, 28 घंटा, 11, 12, 1, 2, 4, 28 आवर्स। और लास्ट वन 11 AM, सॉरी 7 PM, तो 10 बजे पहुंचा, 7 बजे का फ्लाइट है, तो सेम डे चलेगा, ठीक है। तो 10 AM 7 PM सेम डे, ठीक है। कितना घंटा हो रहा है, 7 + 2, 9। नेक्स्ट, अगर वो A3 पकड़ के गया है तो शाम को 4 बजे पहुंचेगा, और दूसरे दिन 8 बजे B1 मिलेगा, ठीक है। तो 4 से लेके 8 बजे तक, यानी 8 घंटा आज के दिन का, ठीक है, और 8 घंटा कल के दिन का, 16, 4 PM to 8 AM नेक्स्ट डे, ठीक है। दूसरा 4 PM से 9 AM, इसमें 17 आवर्स। नेक्स्ट 4 PM से 2 PM नेक्स्ट डे ही जाएगा, ठीक है, 22 आवर्स हो जाएगा। और 4 PM से 7, तो 3 ही घंटा और, तो आज के दिन पे तो नहीं जा पाएगा, तो 4 PM to 7 PM नेक्स्ट डे, तो ये 24 + 3, 27 आवर्स। A4 सुबह नहीं, रात को 10 बजे पहुंचा, तो सुबह 8 बजे, तो 2 + 8, 10, 10 PM 8 AM नेक्स्ट डे। नेक्स्ट 10 बजे पहुंचा, सुबह 9, 10 PM 9 AM नेक्स्ट डे, 11, 2 बजे नेक्स्ट डे ही जाएगा, 10 PM 2 PM नेक्स्ट डे, ठीक है। तो इसका 2 और इसका 12 + 2, 14, 14 + 2, 16, 16 आवर्स। और दूसरा 7 PM, तो 10 PM 7 PM नेक्स्ट डे, ठीक है। तो 7 और 3, 3 घंटा माइनस करना पड़ेगा, तो 21 आवर्स, ठीक है। तो ये हो गया अगर वो क्रू मेंबर हैदराबाद भेज रहे तो। अब दूसरा लेते हैं, अगर क्रू मेंबर दिल्ली भेज रहे, वो दिल्ली से स्टार्ट करेगा, हैदराबाद जाके दिल्ली वापस आएगा, तो उस पे पूरा ये रिवर्स, ठीक है। और दिल्ली बेस्ड क्रू, अगर वो दिल्ली बेस्ड है तो B1 से स्टार्ट करेगा वो, और A1 A2 A3 4 से रिटर्न मारेगा। अब टेबल सेम रखने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, रिटर्न यहाँ पे स्टार्ट B1
B2, B3, B4, A1, A2, A3, A4। ठीक है, यानी कि अगर स्टार्ट फ्रॉम B1 कितने बजे, B1 का टाइमिंग क्या है, सुबह 8 बजे, 8 AM, रीच हैदराबाद कितने बजे पहुंचेगा, 10 बजे, 10 AM। ठीक है, रिटर्न फ्रॉम हैदराबाद बाय A1, A2, A3, A4। समझ रहा है क्या हो रहा है? ठीक है, तो वो 10 बजे पहुंचा, A1 वाला फ्लाइट सुबह 6 बजे, तो 10 AM से लेके 6 AM नेक्स्ट डे जाएगा। सुबह 10 बजे पहुंचा, फ्लाइट A1 वाला सुबह 6 बजे, यानी कि दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक उसको वेट करना पड़े। ठीक है, तो 10 से 2 12 बजा, 12 से 12 रात को 12 बज गया, लेकिन टोटल होगा 14 घंटा, 14 + 6 20। ठीक है, यहाँ पे 10 बजे पहुंच गया, A2 वाला फ्लाइट 8 बजे, सुबह 8 बजे, 8 AM, तो अगले दिन सुबह ही जाएगा, 8 AM नेक्स्ट डे। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 22 घंटा। A3 वाला दोपहर को 2 बजे, अब ये पहुंचा 10 बजे, तो 11 12 1 2 4 घंटा ही हो रहा है, तो अगले दिन ही जाएगा, 10 AM 2 PM नेक्स्ट डे। ठीक है, तो 10 से 10 24 घंटा हुआ, +4 28, और 10 बजे पहुंचा, A4 वाला फ्लाइट है 8 बजे शाम को, तो 10 से 2 12 +8 10 घंटा, 8 PM सेम डे। पता चला? ठीक है, तो B1 वाले में कॉलम वाइज लिखना पड़ेगा, स्टार्टिंग विद B1 A1 A2 A3 A4। ठीक है, वहां पर रो वाइज लिखा है, कॉलम वाइज है, तो 20 22 28 10। ठीक है, अभी B2 कितने बजे रीच होता है, रीच हैदराबाद एट 11 AM। ठीक है, अब यहाँ पे A1 सुबह 6 बजे, तो 11 बजे से लेके 6 AM नेक्स्ट डे। ठीक है, उसका टाइम जाएगा, तो 11 + 1 12, 12 + 12 यानी कि 19। नेक्स्ट 11 से लेके, यहाँ पे मैं टाइम लेके देता हूँ, यहाँ पे 6 AM, यहाँ पे 8 AM 2 PM है ना, और 8 PM। ठीक है, तो ये 11 बजे पहुंचेगा, दूसरे दिन 8 बजे तक, 8 AM नेक्स्ट डे, 21 नेक्स्ट, 11 AM 2, 11 बजे पहुंचा, 2 बजे तक 3 ही घंटा हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट डे जाएगा 2 PM नेक्स्ट डे, कितना 25, 25 कैसे होगा भाई, 27 होगा, 11 से 11 24 घंटा, और 12 1 2 3 घंटा और 27, 11 AM को पहुंचेगा, 10 PM सेम डे निकल सकता है। ठीक है, तो ये 11 आवर्स। अब B3 कितने बजे पहुंचता है, 4 बजे पहुंचेगा, हैदराबाद एट 4 PM, ये सुबह 6 बजे का है, तो 4 PM टू 6 AM, ये नेक्स्ट डे जाएगा, 14। दोनों बराबर कैलकुलेट करो, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ।
गड़बड़ होगा तो आगे पूरा गलत होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। किधर 8 8 तो कितना होगा? 8 + 1 9। हाँ, आप ऑडिट करते रहो, हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ओके, चलो तो ये बराबर है। हाँ नेक्स्ट। 4 बजे पहुंचेगा, सुबह 8 बजे। कंफर्म ना? 4 बजे पहुंचेगा, 2 PM नेक्स्ट डे 22। 4 बजे पहुंचेगा, 8 बजे सेम डे। 4 घंटा ही हो रहा है, नेक्स्ट डे जाएगा 28। यहाँ पे B4 कितने बजे पहुंचता है? रात को 9 बजे। 9 PM एट हैदराबाद। तो 9 से 8 AM 6 AM। तो 6 + 3 9 आवर्स। 9 PM to 8 AM 11। 9 PM to 2 PM। ठीक है, तो ये 3 + 12 + 2 14 + 3 17। 9 PM to 8 PM 23। ठीक है, चलो अभी तक अपना मैट्रिक्स बना नहीं है, तो ये हमने सिर्फ कैलकुलेट किया कि अगर हैदराबाद वाले को स्टार्ट करवाया तो क्या होगा और दिल्ली वाले को स्टार्ट कराया तो क्या होगा। अभी फाइनली अपना फाइनल मैट्रिक्स बनेगा। अभी समझा पायलट्स कितना पगार के रहते हैं। फोर तक ही है। ओके, अब ये दोनों में लिस्ट ऑफ अबाउट मैट्रिक्स, ये दोनों को कवर कर। A1 B1 24 है, A1 B1 20 है। ठीक है, तो अपन इसको दे देंगे, बोलेंगे कि तू फ्लाइट उड़ा ये वाला। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये टेबल नंबर 1, ये टेबल नंबर 2, तो ये मैंने 2 से लिया। समझा? अब दूसरा वाला A1 B2 25, A1 B2 19, A1 B2 25 और A1 B2 19। अरे नहीं ना, मैंने जानबूझ के क्या किया, मैट्रिक्स को चेंज नहीं किया ना, कॉलम्स एंड रोज का हेडिंग सेम रखा है। अगर अपन यहाँ पे उल्टा करते ना, यहाँ पे B1 से स्टार्ट करके A1 पे जाते ना, तो अपने को रिवर्स देखना पड़ता। वो कॉम्प्लिकेशन ना हो इसके लिए मैंने क्या किया, मैट्रिक्स को वैसे ही रखा, दोनों मैट्रिक्स का फॉर्मेट सेम, तो फिर डायरेक्टली कंपेरेबल है। A1 B2 19 है, A1 B2 25। अब ये कैसे समझना है कि अगर वो पहले हैदराबाद से स्टार्ट कर रहा है, दिल्ली आके दिल्ली से वापस जा रहा है, तो 25 घंटा वो टाइम ले रहा है। और ये अगर दिल्ली से स्टार्ट कर रहा है, हैदराबाद आ रहा है और वापस दिल्ली जा रहा है, तो 19 घंटे की वेटिंग। तो जो लोवेस्ट रहेगा वो दे दो, यानी कि ये दिल्ली वाले को दे दो, हैदराबाद वाले को मत स्टार्ट कराओ। समझा? तो ये 19, ये भी हमने टेबल 2 से लिया। अब B3 6 और 14 6, यानी कि ये हैदराबाद वाले को दे दो। ठीक है, और 9 और 11, तो 9 ये दिल्ली वाले को दे दो। यानी कि अगर सपोज तुम लोग को हैदराबाद दिल्ली के फ्लाइट के लिए पायलट्स अपॉइंट करना है, ठीक है, तो पहले ये लोग ये कैलकुलेट करेंगे
वो लोग बोलेंगे कि जहां पे कम आ रहा है वहां के एरिया का पायलट को अपॉइंट कर, या फिर उसको बोला कि रीलोकेट हो जा, अगर तू हैदराबाद रहता है तो दिल्ली शिफ्ट होने को तैयार है, ठीक है, तो तू जब लोग अपॉइंट करेंगे वरना नहीं करेगा। आया समझ में? क्योंकि अगर उसका हेल्थ का इश्यू हुआ ना तो भी एयरलाइंस के लिए प्रॉब्लम। यानी कि ऐसे नहीं कि सामने वाला अगर सपोज उसको जॉब की जरूरत है, वो लेगा नहीं नहीं आप जो देना है दे दो मैं देख लूंगा, लेकिन अगर वो अगर हेल्थ खराब करके प्लेन उड़ा रहा है तो भी काफी लोगों की लाइफ से रिस्क है, तो वो भी नहीं कर सकते, तो अपन उसको कंपल्सरी बोलेंगे रीलोकेट हो वरना जॉब छोड़। समझा? वैसे ही अब A2 वाला रो 22 और 22 सेम है, तो 1 से लो या 2 से लो, कोई भी लो सेम है चलेगा, ठीक है। 21 और 23, 21 ये दिल्ली वाले से लो, 16 और 28, 16 दिल्ली वाला ले लो, 11 और 9, 9 हैदराबाद वाला ले लो, A3, 28 और 16, 16 हैदराबाद वाला ले लो, 27 और 17, 17 अगेन हैदराबाद, 22 और 22 कोई भी लो चलेगा, और 17 और ये तो 17 दिल्ली वाला ले लो, A4 10 और 10 कोई भी चलेगा, दूसरा 9 और 11 तो 9 दिल्ली, 28 और 16, 16 हैदराबाद, और 21 और 23, 21 हैदराबाद। हाँ समझ में? अब ये दोनों का फाइनल मैट्रिक्स, इसको तुम लोग को रो मिनिमा कॉलम मिनिमा असाइनमेंट सब आगे लेके जाना, और कौन सा असाइन हो रहा है वो दोनों को लास्ट में लिखना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा? तो लोग वो जैसे ए को फॉर एग्जाम्पल B3 जा रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो B3 कौन है? 1 1 बोला तो हैदराबाद वाला पायलट अपॉइंट कर। समझा? तो ये तो मतलब सम का स्टार्टिंग पॉइंट मिला। अब इसको पूरा असाइनमेंट तक लेके जाना है। असाइनमेंट तक लेके जाने के बाद में जब भी अपन वो लिखते हैं कि A1 को कौन सा गया, A2 को कौन सा गया, ठीक है, तभी अपन उसका करस्पॉन्डिंग B लिखेंगे, और वो A और B का जो फाइनल कॉस्ट है वो अपन ये मैट्रिक्स से ले गए, और वो हमने पहले से लिख के रखा है कि हमने किसका कॉस्ट लिया है, 1 का या 2 का, तो वो अपने को वहां पे आगे कॉलम डालना पड़ेगा कि क्रू मेंबर बेस्ड फ्रॉम हैदराबाद और दिल्ली। समझा? इसमें से आएगा वो नहीं, ये वो दो अलग अलग सेपरेट हमने फाइंड किया, वो दोनों को क्लब किया, क्लब वाले को सॉल्व किया, फाइनली जो आंसर आएगा वो ये क्लब वाले से बना, और इसीलिए मैंने यहाँ पे नंबरिंग दिया 1 2 वगैरह, ताकि समझ में आए कि दिल्ली वाला ले या हैदराबाद वाला। आया समझ में? पता चला? अब ये सब में कॉम्प्लिकेशन कभी आएगा जब इसमें मिनट्स भी दिया रहेगा, ठीक है। तो मॉडल में जो सब दिया है ना वहां पे उन्होंने कैसे किया, फॉर एग्जाम्पल A1 देखो 6 मॉर्निंग में वो निकला और 8 बजे पहुंचा, तो 8 की जगह पे सपोज उन्होंने 7:30 दिया, ठीक है, तो तुम लोग को यहाँ पे हर 15 मिनट को एक यूनिट करके पकड़ना, हर 15 मिनट इक्वल टू 1 यूनिट। तो हमने जो आवर्स में लिया ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल 24 आवर्स आए, तो 15 मिनट यानी कि 1 यूनिट, तो 24 घंटा है यानी कि 24 इंटू 4 96, हर 1 आवर को 4 यूनिट पकड़ना, 15 मिनट का टाइम को 1 यूनिट, तो 7:30 से 8 वो 2 यूनिट गिना जाए, 8 से 9 वो 4 यूनिट, तो टोटल 6 यूनिट हो गए। समझा? तो वैसे करके सभी को 15 मिनट के टाइम ड्यूरेशन में कन्वर्ट करना है, और वो दोनों का पे लिखते जाना। हाँ, तो ऐसे नहीं करने का 24 आवर्स प्लस 30 मिनट, ऐसे नहीं करने का, हर 1 आवर यानी कि 15 मिनट के 4 यूनिट, तो 24 घंटा यानी कि 24 इंटू 4 96, और अब सपोज आधा घंटा और है तो 96 प्लस 2 98, मिनट्स भी नहीं है यूनिट से, ठीक है, 15 मिनट यानी 1 यूनिट अपन गिन रहे। समझा? मिनट्स पे रखा तो भी चलेगा लेकिन उसको पॉइंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि आधा घंटा यानी कि 0.5 आवर्स, 15 मिनट यानी कि 0.25 आवर,
45 मिनट यानी कि 0.75 आवर्स। ठीक है, तो वो और थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ा है, लेकिन सम वर्थ प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। अगर 10 मार्क का एग्जाम डाल दिया, छोड़ना वर्थ नहीं है। सिर्फ इतना है कि इस पे कॉन्सेंट्रेशन लेवल इतना अच्छा रखना पड़ेगा, एक सेकंड के लिए भी ध्यान भटका तो ग्रिप गया सम से। जब तक ये वाला मैट्रिक्स नहीं बनता है, तब तक आसपास पे कोई नहीं है, तो लोग जंगल में अकेले बैठे और कोई आवाज नहीं आ रहा है, तो लोग सिर्फ सब में ध्यान दे रहे, तब भी जाके ये राइट मैट्रिक्स बने। अदरवाइज अगर कोई भी एक मैट्रिक्स में गड़बड़ किया तो ये मैट्रिक्स गलत और ये गलत हुआ, तो इसी को तो ना आगे सॉल्व करने वाले, आगे सब गलत, डायरेक्ट 0 मार्क्स पे आओ। ठीक है, जबरदस्त है ना। सब करने के बाद ऐसा फील होता है कि पोएम फाइनल लेवल का किया हमने।